काफ़ी ज़्यादा टाइम हम स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है विमेन की लाइफ में या हार्मोनल चेंज में? इंडियन फीमेल्स जो होती हैं आम तौर पर ये देखा जाता है कि आयरन की कमी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे रूट कॉज क्या है इसके पीछे? रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, बट हमारे मसल्स जितने स्मूथ रहेंगे उतना इजी फ्लो होगा पीरियड्स के समय। पीरियड्स आने वाले हैं तो आपका जो न्यूट्रिशन है और आपका जो एक्सरसाइज है, ओवरऑल जो आपकी फिटनेस लेवल है, वो आपका सर्टिफिकेट है कि आपके पीरियड्स कितने स्मूथ और इजी आएंगे। कौन सी एज होती है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज होने लग जाती है? तो 4 मेन स्टेज होती है। एक होती है प्यूबर्टी, सेकेंड होती है प्रेगनेंसी, थर्ड होती है लैक्टेशन और फोर्थ होती है मेनोपॉज। प्रेगनेंसी के दौरान पपाया और पाइनएप्पल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पीसीओएस कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड विदाउट मेडिसिन। गर्ल्स में आयरन को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्या रोल प्ले करता है? टीनेज की प्लेट में डेली क्या होना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स, या फिर जो ऐसे सफ़र करती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब होना ही होना चाहिए? 85% ऑफ द विमेन्स जो है ये फेस कर रही है इंडिया में, और हर 3 विमेन में से एक में तो ये होता ही होता है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड ईट फॉर 2? No, it's a myth. Pregnant women should only eat for herself and to nourish her baby. एक लड़की की न्यूट्रिशनल नीड्स हर स्टेज पर बदलती हैं, बचपन से टीनेज, एडल्टहुड, प्रेगनेंसी एंड देन मेनोपॉज। हर एक स्टेज पर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज हम इस पूरी जर्नी को एक गायनिक पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक डाइटिशियन के पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं कि कैसे एक लड़की को न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलनी चाहिए और क्या क्या नीड्स होती हैं। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पी गोयल जी। वेलकम टू IBC 24 वंस अगेन। कैसे हैं? थैंक यू सो मच, मैं एकदम अच्छी हूँ। तो जब हम एक फीमेल के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो कौन सी एज होती है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज होने लग जाती है? आपने बिल्कुल सही कहा कि एक फीमेल की अगर पूरी लाइफ साइकिल को देखें तो 4 मेन स्टेज होती है। एक होती है प्यूबर्टी, सेकेंड होती है प्रेगनेंसी, थर्ड होती है लैक्टेशन और फोर्थ होती है मेनोपॉज। ये 4 ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली बदल जाती हैं। ये 4 ट्रांजिशनल स्टेज मानी गई है। तो अगर स्टार्ट करें तो प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जहाँ पे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एकदम से बदल जाती है। कैसे बदलती है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट? देखिए, प्यूबर्टी या प्री प्यूबर्टी 8 से 10 साल की जो अवस्था होती है वो एक ऐसी स्टेज होती है जब बॉडी को ग्रोथ स्पर्ट में एंटर करना होता है, यानी कि हाइट बढ़ती है उस समय, साथ ही साथ पीरियड्स शुरू होने वाले रहते हैं, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो अपने शेप लेने लगते हैं। तो इस समय में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, आयरन की रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है एक फीमेल की बॉडी के अंदर। तो क्या प्री प्यूबर्टी से ही पेरेंट्स को अपने जो गर्ल चाइल्ड्स हैं उनकी डाइट में क्या चेंजेस करना चाहिए और डाइट में तब से ही ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, जन्म से लेकर के हर स्टेज में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री प्यूबर्टी जो स्टेज होती है, जो 8 से 10 साल की जो एज होती है, वो बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करती है, क्योंकि इस समय में अगर न्यूट्रिशन का सही ध्यान रखा जाए तो हाइट का प्रॉपर ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉपर ग्रोथ, हार्मोन का बैलेंस, ये सारी चीज़ों को हम इंश्योर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इस पर्टिकुलर एज में फीमेल की बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, उसने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया है, हेल्दी फूड नहीं खाया है, तो ये सभी स्टेजेस में फीमेल को दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो टीन एज में जब हम बात करते हैं, प्री प्यूबर्टी से जब हम टीन एज में आते हैं तो उस टाइम में क्या चेंजेस होते हैं एक गर्ल और एक बॉय की बॉडी में कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी चेंज होनी ही चाहिए? ग्रेट क्वेश्चन। तो गर्ल और बॉय की न्यूट्रिशन वैल्यू में थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं, बिकॉज जो फीमेल्स की बॉडी होती है उसमें पीरियड्स की प्रोसेस शुरू होती है जिसमें ब्लड लॉस होता है, तो उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसके अलावा जो कैल्शियम, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी फीमेल की बॉडी में मेल की बॉडी की कंपैरेटिवली अलग अलग होती है। एनर्जी की भी टोटल रिक्वायरमेंट, कैलोरीज की भी टोटल रिक्वायरमेंट गर्ल्स की अलग होती है, बॉयज़ की अलग होती है। तो अगर इन टोटल बात करें तो आयरन की रिक्वायरमेंट प्यूबर्टी एज में बढ़ जाती है। आपने आयरन की बात की, तो गर्ल्स में आयरन को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्या रोल प्ले करता है आयरन? हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बिल्कुल। उस हीमोग्लोबिन में 2 कंपोनेंट होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन, यानी कि आयरन और प्रोटीन। तो आयरन की मदद से ही ये हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल होते हैं। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाते हैं। तो हमारी जो थकान होती है, हमारी जो एनर्जी का लेवल होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हमारा जो इम्यूनिटी होता है, ये सारी बातें आपकी बॉडी के अंदर के आयरन के स्टोर पे ही डिपेंड करती है। ओके। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो फटीग,
थकान की फीलिंग, रिप्रोडक्शन ऑर्गन सही से वर्क ना करना, इसके अलावा लो एनर्जी लगना, हेयर फॉल होना, ये सारी चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती है। इंडियन फीमेल्स जो होती हैं आम तौर पर ये देखा जाता है कि आयरन की कमी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे रूट कॉज क्या है इसके पीछे का? हमारा जो इंडियन समाज है, हम लोग वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो भी वेजिटेरियन डाइट पे ही रहते हैं। और वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं आयरन के, उनको कहा जाता है नॉन हीम सोर्सेज। उसमें Okay. एब्जॉर्प्शन कम होता है आयरन का। तो आयरन के बेसिकली 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, हीम आयरन, नॉन हीम। हीम आयरन जो पाया जाता है वो एनिमल सोर्सेज में मिलता है, जैसे कि एग में, चिकन में, फिश में, मटन में। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं वो मिलते हैं हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, चने में, मशरूम में, नट्स और सीड्स में। लेकिन इसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। एक तो वजह ये होती है, दूसरा माँ से भी बच्चे को आयरन का कितना स्टोर मिल रहा है, उससे भी एक विशियस साइकिल चालू होता है। अगर प्रेगनेंसी में मदर की बॉडी में आयरन कम था तो बच्चे को आयरन कम मिलता है, और फिर बाद में भी ध्यान नहीं दिया जाता। और कई बार हम देखते हैं कि एक्सेसिवली टी कॉफ़ी का कंजम्पशन करने से भी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। तो ये 3-4 वजह है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फीमेल्स आयरन में डेफिशिएंट ही रहती हैं। तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसको ओवरकम करने के लिए डाइट को सही करना ज़रूरी है। तो डाइट में थोड़े प्रोटीन के सोर्सेज हों, आयरन के सोर्सेज हों, जैसे कि फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मशरूम, नट्स, सीड्स, चने, इन सबको इंक्लूड करें। इसके अलावा थोड़े से विटामिन सी, जब भी आप आयरन की कोई चीज़ खा रहे हैं, सपोज़ आप चना खा रहे हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, तो चने में अगर हम लेमन स्क्वीज़ कर ले तो आयरन की एब्जॉर्बिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग चाय के साथ बादाम खाते हैं, तो जो नट्स में आयरन होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। कॉम्बिनेशन गलत करते हैं। तो अगर छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, तो हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और बॉडी में आयरन के स्टोर भी अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ पालक से आयरन मिलता है वेजिटेरियंस लोगों में, ऐसा कहा जाता है, तो ये एक मिथ है या फिर पालक को बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया जाता है? तो मुनगा भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। अच्छा। आयरन का सोर्स गोभी के जो ग्रीन पत्ते होते हैं, जिसे हम यूजुअली फेंक देते हैं, हाँ, है ना, ग्रीन पत्ते, मशरूम और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, हमारा छत्तीसगढ़ तो 75 अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स, भाजियाँ यहाँ पर मिलती हैं, और सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आयरन अच्छी मात्रा में होता है। पुदीना, धनिया की पत्ती, गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, इन सभी में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन पालक में भी आयरन होता है। इन सभी ग्रीन पत्तों में ऑक्जेलेट करके कॉम्पाउंड होता है जो जल्दी से बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे बढ़ा सकते हैं एब्जॉर्प्शन? जैसे विटामिन सी के सोर्सेज के साथ उसको कंबाइन करके। फॉर एग्जांपल जैसे आप जब पालक के पत्तों को कट करके अगर आप आंवले के साथ अगर उसको वो करें, कुछ ऐसा सैलेड आप बना लें, तो इससे फिर आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कुछ इंस्टेंट, जैसे मुझे कुछ खाना है एकदम इंस्टेंट, 1 बॉल, तो मैं क्या लूँगी? आयरन, उसमें आयरन रिच फूड होना चाहिए। आप मशरूम का सूप, या फिर आप मुनगा जो होता है उसमें भी आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक सुपर ग्रीन स्मूदी बताते हैं। अच्छा। जिसमें 3-4 तरह के ग्रीन पत्ते डलते हैं, उसमें नींबू या आंवले का भी एडिशन होता है। तो मैं उसकी रेसिपी आपको बताना चाहूँगी। तो बेसिकली इसमें पालक होता है, पुदीना होता है, धनिया की पत्ती, नीम की पत्ती और तुलसी की पत्ती होती है। तो ये 5 पत्तों को हम पीसते हैं। उसके पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दालचीनी और नींबू डाल देते हैं, थोड़ा सा लेमन इसमें ऐड होता है। अगर आंवले का सीज़न है तो आप इसमें आंवला डाल सकते हैं। अच्छा। मिठास के लिए इसमें थोड़ा सा फल डालते हैं, तो हम अगेन अनार का यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो ड्रिंक बनती है ये आयरन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि व्हीट ग्रास, जो गेहूं के ज्वारे का रस होता है, वो भी आयरन को बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा देता है। तो अगर जिसमें भी आयरन की कमी है, जिनको भी ब्लड में आयरन कम है, तो उनको व्हीट ग्रास जूस या ये जो सुपर ग्रीन स्मूदी मैंने बताई, अगर वो उसको डेली पिए तो उनका आयरन काफ़ी फास्ट बढ़ सकता है। और अवॉइड क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग, अल्कोहल, और अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अंदर में जाकर उन चीज़ों को रोक देते हैं जो अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाली रहती हैं। तो ये मदर्स के लिए भी है जो ड्यूरिंग द 9 मंथ्स जो रहती हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है, और जो बच्चे हैं, मतलब टीनेज या प्री प्यूबर्टी वाले जो बच्चे होते हैं 8 से 10 साल के बीच के, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें, दोनों ही इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। यस। है ना? तो अब मैं टीनेज पर आना चाहूँगी।
जब पीरियड्स आने वाले होते हैं या फिर वो फेज़ हार्मोनल चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, तो बॉडी में क्या चेंज होता है और उस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ जो बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, बट हमारे मसल्स जितने स्मूथ रहेंगे उतना इजी फ्लो होगा पीरियड्स के समय। अगर पीरियड्स आने वाले हैं तो आपका जो न्यूट्रिशन है और आपका जो एक्सरसाइज है, ओवरऑल जो आपकी फिटनेस लेवल है, वो आपका सर्टिफिकेट है कि आपके पीरियड्स कितने स्मूथ और इजी आएंगे। तो आपने बहुत सारी गर्ल्स को देखा होगा कि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, वो बिल्कुल पीरियड्स के समय डल हो जाती हैं, फटीग हो जाता है, उनको टॉलरेट नहीं कर पाती बॉडी इस ट्रांजिशन को। इसका कारण है कि आप पानी का इंटेक कम लेते हैं, आपके हार्मोन्स सेटल नहीं है, आपका न्यूट्रिशन लेवल पुअर है, आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इस तरह के छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी में चाहिए, उनकी कमी है, प्रोटीन की कमी है, और साथ ही साथ आपने एक्सरसाइज और फिटनेस लेवल को भी मेंटेन नहीं किया है। तो जब आप इन सभी चीज़ों के साथ पीरियड्स जब आपको आते हैं तो फिर आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं खाने पीने में? जैसे कि मैं देखती हूँ क्रेविंग्स बहुत होती हैं पीरियड्स में, ठीक है? क्रेविंग्स जब बहुत ज़्यादा होती है तो हम कुछ मीठा खाना है मुझे या फिर कुछ चटपटा खाना है, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। और उस टाइम पे भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल। तो हम इससे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक साइकिल ही है पूरी जो चली आ रही है। बिल्कुल। तो पीरियड्स आने के जस्ट पहले बॉडी में क्रेविंग्स आती हैं। आपने कहा कि मीठा खाने का मन करता है, तीखा खाने का मन करता है, मूड स्विंग्स हो रहा है, तो उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पीरियड्स आने के पहले आपका जो फिटनेस लेवल है वो अगर अच्छा है तो आपको पीरियड्स का ट्रांजिशन बिल्कुल कम महसूस होगा। ये सेम बात प्रेगनेंसी पे भी लागू होती है। बहुत सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी पता नहीं चलती और बहुत सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट रिकमेंड हो जाता है। ये भी एक रीज़न है कि आपने अपनी हेल्थ का, आपने अपनी वेलनेस का, आपने अपने न्यूट्रिशन का और अपने अपनी फिटनेस लेवल का कैसे ख्याल रखा है। तो अगर आपने शुरू से ही अपने न्यूट्रिशन में सारी चीज़ें इंक्लूड की है, एक बैलेंस्ड अप्रोच में आपने डाइट ली हुई है और आपने एक्सरसाइज भी प्रॉपर की है, तो आपको ये ट्रांजिशन एहसास नहीं होता। आपने फिटनेस लेवल की बात की और आप बार बार उस बात को बोल रहे हैं, तो कैसे चेक करें अपना फिटनेस लेवल कि हमारा सही है या नहीं है? ओके, सो दिन में आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत सीडेंटरी हो गए। मतलब वो पूरे टाइम स्क्रीन के सामने ही रहते हैं, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर वो जैसा भी हो, किसी भी तरह की स्क्रीन है तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। और एक एज पे आते हैं, आप देखिएगा जब पीरियड्स आने वाले रहते हैं उस समय बच्चों का 9th 10th 8th 9th 10th इसी क्लास में होते हैं। हाँ। पढ़ाई का भी लोड बढ़ चुका रहता है और पेरेंट्स यूजुअली फिजिकल एक्टिविटी को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं कई बार, और बच्चों के बैक टू बैक ट्यूशन्स रहते हैं। वो स्कूल जाते हैं, आते हैं, फिर ट्यूशन करते हैं। एजुकेशन को हम ज़्यादा वैल्यू प्रायोरिटाइज कर देते हैं। तो मेक श्योर करें कि बच्चा कोई ना कोई एक फिटनेस एक्टिविटी में थरोली इन्वॉल्व है। अगर वो दिन में 30-35 मिनट्स भी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है या वो अपने फ्री प्ले करता है या वो पर्टिकुलर किसी स्किलफुल गेम में है, तो इतना काफ़ी है उसके एक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए। इसके अलावा एक दो चीज़ें और जो बहुत रोल प्ले करती है वो है टाइमली स्लीप। तो टाइमली स्लीप से हार्मोन का बैलेंस जुड़ा हुआ है, और अगर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं ना तो भी पीरियड्स में तकलीफ बढ़ जाती है। टाइमली स्लीप मतलब 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, चाहे आप कभी भी सो जाओ, या फिर अर्ली स्लीप इज़ अ स्कैम, ऐसा कुछ? टाइमली स्लीप मतलब दो बातें, एक तो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप और फिर टाइमिंग ऑफ स्लीप। तो ड्यूरेशन 7 से 8 घंटे काफ़ी हैं, बट एट द सेम टाइम आपको 11 बजे के पहले आपको सोना चाहिए, सो दैट यू कैन वेक अप बाय 7:30 और 8। जबकि आजकल क्या हो गया कि 12 बजे के बाद हम सोते हैं और सुबह 8 o'clock के बाद हमारा अलार्म बजता है। जब अपने स्कूल समय होते हैं तब भी हम जल्दी तो उठ जाते हैं, लेकिन लड़कियां फिर स्कूल से आके सो जाती हैं या फिर वो दिन भर थकान में रहती हैं। तो मेक श्योर करें कि उनके सोने के टाइम को आप अच्छे से मेंटेन करें। दिन में सोना गलत है? गलत माना जाता है क्योंकि वो आपके अंदर अननेसेसरी आलस को पैदा करता है। तो जो रात की नींद होती है उसकी कोई बराबरी नहीं है। तो यूजुअली 10 बजे के बाद से आपको जब भी सूटेबल लगे, 12 के पहले आप अपने सोने का टाइम को डिसाइड कर लें। वेरी नाइस, इट विल मेक अ ड्रास्टिक चेंज आई गेस। तो टीनेज की प्लेट में डेली क्या होना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स, या फिर जो ऐसे सफ़र करती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब होना ही होना चाहिए? देखिए, नट्स ज़रूर होने चाहिए क्योंकि नट्स में पाया जाता है ओमेगा 3 गुड क्वालिटी फैट, जो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इस समय बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए गुड क्वालिटी फैट की ज़रूरत होती है।
तो नट्स हो गए, कोकोनट भी बहुत अच्छा होता है लड़कियों के लिए, तो नट्स को ज़रूर आप ऐड करें। विटामिन सी को ज़रूर ऐड करें नींबू के फॉर्म पे। इस समय हम प्रोटीन को ज़रूर वैल्यू करें, और साथ ही साथ हम मेक श्योर करें कि 40% हमारी प्लेट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी एडेड रहें। तो बच्चे यूजुअली सैलेड छोड़ देते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, कन्वीनियंट फूड की तरफ ज़्यादा भागते हैं। आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं फूड को, तो उनको चटपटा पसंद है, तो आप घर पे ही कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे बच्चों के टेस्ट बड्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। बिल्कुल सही क्योंकि बात हम है। बिल्कुल मना नहीं करते कि आप बच्चों को स्पाइसी ना दें, आप उन्हें बटर चीज़ ना दें, आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन आप घर पे ही उनको अगर हेल्दी फूड टेस्टी वे में बनाकर दे सके तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आपने जो कही बात, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज़ आपके पास भी कई ऐसे पेशेंट आते होंगे, वो कहते हैं मेरे को मीठे से नहीं चल पाएगा, मेरे को मीठा खाना ही खाना है और रोज़ मुझे डेज़र्ट चाहिए। उनको कैसे आप डील करते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन अलग क्या क्या देते देखिए, हैं? एज अ डाइटिशियन हमें ऐसे केसेस रोज फेस करने पड़ते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने बहुत सारी मीठे की टेस्टी रेसिपीज़ बना करके अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे, और हम बोलते हैं कि आप टेस्टी खाओ पर हेल्दी खाओ। तो जिन बच्चों को चॉकलेट्स रिलेटेड चीज़ों का शौक होता है, हम ककाओ पाउडर यूज़ करके बहुत ही टेस्टी पुडिंग बनाते हैं। उस पुडिंग को आप जब लेते हैं तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा रेलिश करते हैं। मैंगो क्रीम एक ऐसा डेजर्ट है अगेन जिसमें बहुत सिंपल 2 से 3 इंग्रेडिएंट डलते हैं, आप उसको मीठे के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी, मेरी खुद की डॉटर टीन एज में है एंड शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, और मैंने लिटरली उसकी स्वीट क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ रेसिपीज़ डिज़ाइन की एंड शी लव्स इट। तो आप बहुत आसानी से घर पे ही कोई भी एक मिल्क बेस आप ले लीजिए, कोकोनट मिल्क एक बहुत अच्छा बेस है, बादाम का दूध एक बहुत अच्छा बेस है, आप कर्ड का बेस ले सकते हैं या नॉर्मल दूध का भी बेस ले सकते हैं। उसमें आप अपने पसंद के फ्रूट्स कट करके डालिए, आप थोड़ा सा चिया सीड थिकनिंग के लिए डालिए या ओट्स को थिकनिंग के लिए डालिए। मिठास के लिए आप उसमें खजूर ऐड कर दीजिए या जैगरी ऐड कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को सेटल होने दीजिए फ्रिज में। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, आप उसमें ककाओ पाउडर ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से टेस्टी हेल्दी डेजर्ट्स और पुडिंग बन जाती है। आप स्वीट पोटैटो यूज़ करके भी हमने एक चॉकलेट मूस बनाया था, उसकी भी रेसिपी लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। बिल्कुल। तो ये चॉकलेट मूस भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, जिसे आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग विमेंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है आजकल, क्या सेफ़ है या नहीं? इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर सही तरीके से की जाए तो बिल्कुल सेफ़ है, एडवाइजेबल है, क्योंकि इसी भरोसे हम थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देते हैं। तो यूजुअली हमारी बॉडी डिज़ाइंड है 12 घंटे फास्ट के लिए, यानी आप 7 बजे रात का डिनर करते हैं तो सुबह 7 बजे तक आइडियली आपको अपनी बॉडी को खाली रखना चाहिए। तो ये 12 घंटे में बॉडी अपना हीलिंग प्रोसेस करती है, रिपेयर एंड रिजुवनेट करती है, ग्रोथ के प्रोसेसेस करती है। तो ये 12 घंटे तो बॉडी का बिल्कुल हक है और आपको उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। 12 से जहाँ हम 16 घंटे आगे बढ़ते हैं तो ये जो एडिशनल 4 घंटे हैं वो वेट लॉस के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए, पीसीओडी रिकवरी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो जाते हैं। तो 16 घंटे की फास्टिंग बहुत अच्छी है, बट इसे सही तरीके से करने के लिए मेक श्योर करें कि टाइमिंग करेक्ट हो। अंदर क्या खा रहे हैं, मतलब फीडिंग पीरियड में आप क्या खा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते कि इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ एनीथिंग, है ना। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आप ध्यान रखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ है और एडवाइजेबल है। ओके। मील स्किप करना और क्रैश डाइटिंग इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमन मैं भी देखती हूँ और मैंने भी किया है टू बी ऑनेस्ट। तो कितना सही है, क्योंकि मील स्किप करना बोला जाता है कि बहुत गलत है, आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राइट, बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती है और बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको फिर एसिडिटी, गैस की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड ईटिंग प्लान इज़ ऑलवेज बेटर देन क्रैश डाइटिंग, क्योंकि दो चीज़ें होती है, हमारी बॉडी को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो ज़रूरत होती है आपको डेली बेसिस पे आपके स्किन को, आपके हेयर को मेंटेन करने के लिए। जब आप वो नहीं देते हो बॉडी को तो फिर आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलते हो। आइज़ के नीचे डार्क सर्कल आना, हेयर लॉस स्पीड अप हो जाना, या फिर आपके स्किन में भी डिफरेंट मतलब डलनेस आ जाना, ये सब तो आप देखते ही हो। प्लस आपकी बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिक रेट भी फॉल हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट जैसे ही फॉल होता है तो जब दोबारा आप खाना शुरू करते हो तो कम फूड में भी आप वेट गेन करने लगते हो। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, जिसे हम अपनी साइंटिफिक भाषा में कहते हैं यो-यो इफेक्ट। ओके। तो आप जब क्रैश डाइटिंग करते हैं तो आप अपने मसल को लॉस करते हो, और मसल लॉस करने के कारण जब आप दोबारा खाना शुरू करते हो तो दुगनी तेज़ी से वेट गेन करते हो। Okay. इसलिए हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस से या स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान के थ्रू ही आगे बढ़ना चाहिए।
आपने स्ट्रक्चर डाइटिंग की बात की, व्हाट इज स्ट्रक्चर डाइटिंग और कोई भी एक फीमेल अपने लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है? स्ट्रक्चर डाइट प्लान का मतलब है कि आपकी बॉडी को पहले हम प्रिपरेशन फेज पे लेके जाते हैं। जब भी हम कोई भी डाइट रिजीम शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि बॉडी को स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ाना है कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप ना हो। तो हम पहले वार्म अप डाइट पे रखते हैं, बॉडी का प्रिपरेशन फेज होता है जिसमें जो भी चीज़ ऐसी है जो इमीडिएट हटाने की है उसको हटाते हैं, टाइमिंग को करेक्ट करते हैं, बॉडी को थोड़ा सा न्यूट्रिशनली साउंड करते हैं, अननेसेसरी वाली चीज़ें हटा देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रोटीन को बढ़ाते जाते हैं, फाइबर को ओवरलोड करते हैं, जिससे आपका सटाइटी वैल्यू जो है ना वो रिड्यूस हो, मतलब सटाइटी वैल्यू बढ़ जाता है, हंगर और क्रेविंग कम हो जाती है। तो जब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हम कैलोरीज पे वर्क नहीं कर रहे होते, हम मैक्रोस को रीशफल करते हैं। ओके। मतलब हम कार्ब्स को कम करते जाते हैं, दूसरे हेल्दी फैट हेल्दी प्रोटीन को बढ़ा रहे होते हैं। तो बॉडी को पता नहीं लगता, बॉडी की नीड्स कंप्लीट होती है, भूख नहीं लगती, क्रेविंग नहीं होती और आप अपने वेट को भी रिड्यूस करते हो। तो हमने ड्रास्टिकली चीज़ों को नहीं हटाया आपकी डाइट में से, हमने बहुत ही माइंडफुल तरीके से उसको रिस्ट्रक्चर किया आपके मील को। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप एक डाइटिशियन के प्लान पे फास्टिंग नहीं करोगे या क्रैश अप्रोच में नहीं जाओगे, हो सकता है आप जाओगे कुछ समय के लिए, हाँ। लेकिन वो भी एक गाइडेड वे होगा। मतलब उसको हम कुछ समय के लिए देंगे जिससे कि आप अपनी बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को लॉस ना कर सको। तो एक डाइटिशियन कभी भी आपकी बॉडी के बेसिक और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को लॉस करके आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देना चाहेगी। वो हमारे माइंड में इंटैक्ट होता है कि ये तो इतना तो चाहिए ही चाहिए बॉडी को। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट को इंटैक्ट रखते हुए फिर बाकी की चीज़ों को आप जब करते हैं तो आप हेल्थ को नुकसान नहीं करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल होता है, स्क्रीन टाइम जैसा कि आपने जिक्र भी किया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोने से पहले भी बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल की जाती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हम स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं। क्या ये एक बड़ा फैक्टर है विमेन की लाइफ में या हार्मोनल चेंज में, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ टाइम में, क्या ये कोई फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है। एक तो हमें पता नहीं लगता हम कितने घंटों से बैठे हुए हैं, राइट। दूसरा, हमें कई बार अपना क्वालिटी टाइम जो बच्चों को और फैमिली को देना है वो निकल जाता है। तीसरा, हम हमेशा कंपैरिजन की फीलिंग पे चले जाते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि जब फीमेल खुद अपने आप से डिससेटिस्फाइड होती है तो उसको हार्मोन प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको स्ट्रेस आ जाता है ये देख के कि बाकी दूसरे लोग हाँ। क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है। तो वो अपने ऊपर फोकस करने के बजाय दूसरों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। चौथी चीज़, आजकल जो रील्स में हाफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, छोटी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कई बार वो ट्रूथफुल भी नहीं होती, कई बार वो सच भी नहीं होती, तो वो गलत वे से गलत चीज़ों को भी शुरू करने का डर रहता है। तो ये जो सोशल मीडिया एरा चालू हो चुका है, तो इसमें थोड़ा हमें बच के फिल्टर लगाना चाहिए। हम क्या वॉच कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना समय उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसकी रिटर्न वैल्यू क्या है। कैसे हार्मोनल चेंज होते हैं इससे, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं? बॉडी में कोई भी इमोशन जब आप क्रिएट करते हो तो उस इमोशन से जुड़ा हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, हैप्पीनेस हार्मोन एंड्रेलिन, मतलब इतने सारे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं। हर एक इमोशन से जुड़ा एक हार्मोन है। स्लीप हार्मोन भी होता है मेलाटोनिन। तो अगर आप कोई भी इमोशन के ऊपर एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हो तो आपके अंदर फिर वो हार्मोन प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, और इसी कंडीशन को बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, कि आप एक ही इमोशन पे परसिस्टेंटली चल रहे हो। बिल्कुल। तो अगर आपको अपने अंदर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है, एक हार्मोनी क्रिएट करनी है, तो आपको अंदर कैसे इमोशन आप क्रिएट कर रहे हो उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप हमेशा एक लो फीलिंग में हो, एक स्ट्रेस वाली फीलिंग पे हो, तो फिर बॉडी उस हिसाब से आपको, आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, और या फिर हार्मोन के इम्बैलेंस से भी आपको इमोशनल इम्बैलेंस आता है। तो ये दोनों चीज़ साइड बाय साइड चलती रहती है। स्क्रीन टाइमिंग के साथ साथ एक और दिक्कत जो मैं देखती हूँ, पैकेज्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स जो होती हैं, जैसे कि डाइट कोक्स हो गई, ये सारी चीज़ें, ये कितना ज़्यादा इफेक्ट करती हैं बॉडी को? करेक्ट। तो शुगरी ड्रिंक्स ना हम लोग बहुत आराम से पीते हैं, हमको लगता है कि इसमें कोई कैलोरी ही नहीं है। और आप देखिएगा कि जब भी ये ऑर्डर होता है तो ये छोटी मोटी क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं होता, ये ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर होता है। बिल्कुल। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 8 से 10 चम्मच शक्कर एक एक ड्रिंक में मौजूद होती है। चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी की बात करें, आजकल जो यंग बच्चे हैं हमारे, वो किसी भी कॉफ़ी कैफ़े शॉप में बैठ के वो जब डाइट कोक ऑर्डर करते हैं, उनको लगता है डाइट कोक तो इजी है, लाइक उसमें तो कोई कैलोरीज नहीं है, लेकिन वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड है,
क्योंकि उसमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके किडनी पे, आपके लिवर पे अननेसेसरी लोड डाल रहे हैं। इसके बाद आप जो दूसरे तरह के ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं उसमें भी बहुत सारी शुगर डली रहती है। तो ये जो एम्प्टी शुगर आपकी बॉडी में जा रही है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है, वो आपको ओबेसिटी दे रही है, वो आपके ओवरऑल हेल्थ को ख़राब कर रही है। ना केवल आपको बेली फैट और बॉडी में दूसरे इलनेसेस दे रही है, बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। अब मैं बात करना चाहूँगी टीनेज और प्री प्रेगनेंसी के बीच में एक फेज़ आता है विच वी कैन से PCOD एंड PCOS वाला जो फेस होता है, वो 85% ऑफ द विमेंस जो है ये फेस कर रही है इंडिया में, और हर मतलब 3 विमेन में से एक में तो ये होता ही होता है। क्यों हो रहा है ये इतना ज़्यादा? क्योंकि जब हम मतलब 9 साल पहले, अगर 10 साल पहले की बात की जाए, जब अब हमने होश संभाला था तो ये चीज़ थी, बहुत ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन अब जो है दिस इज़ बिकमिंग मोर कॉमन। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बहुत सारी वजह है और सब हमारे आंखों के सामने है। पहला तो है कि जेनेटिक, PCOD को प्री डायबिटिक कंडीशन भी कहा जाता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी तो आप बहुत प्रोन हो जाते हो, आपको PCOD आ सकता है। दूसरी वजह है कि आपकी अनहेल्दी रूटीन, यानी कि आप सोते टाइम से नहीं हो, आप उठते टाइम से नहीं हो, आप सोचते सही नहीं हो, आप खाते सही नहीं हो, आपका ओवरऑल जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ा हुआ है, ना आपने क्लॉक फॉलो कर रहे हैं, ना आप डाइट ठीक से चल रही है, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ PCOD के रूप में आती ही आती है। तो सबसे पहले कोई चीज़ अफेक्ट होती है तो वो है आपके हार्मोन्स, और हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते ही आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अफेक्ट आ जाता है। तो PCOD इसलिए बहुत तेज़ी से कॉमन होता जा रहा है। बहुत बार हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक PCOD भी मौजूद रहता है। और इस PCOD की वजह से आने वाले टाइम पे जो फीमेल्स को हेल्थ हज़ार्ड आ रहे हैं, जो बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। और PCOD की एक वजह ये भी है कि बच्चे बहुत वेट गेन कर रहे हैं। मतलब बचपन में हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है बच्चे चबी हैं, हेल्दी हैं, और वो लड़कियां जैसे ही अपने रिप्रोडक्टिव एज में आती हैं, जब उनको पीरियड शुरू होती है, उनका जो 10 kg एक्स्ट्रा वेट है वो भी उनको PCOD की तरफ धकेल देता है। मतलब ओवरवेट होने से भी PCOD स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जैसे ही आप ओवरवेट होते हो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ जाता है, आपके इंसुलिन के जो सिग्नल्स हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, और ये भी आपके अंदर PCOD पैदा कर देता है, जो कि वेट लॉस करते ही आप PCOD को रिवर्स कर लेते हो। आपने वेट लॉस की बात कही, तो PCOD और PCOS को हम एक डाइटिशियन के पर्सपेक्टिव से समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास भी गायनिक ऐसे पेशेंट्स भेजते होंगे, विदाउट एनी डाउट मैं ये बोल सकती हूँ कि गायनिक ऐसे पेशेंट्स आपके पास भेजते होंगे जो PCOD या PCOS से डायग्नोस हुए होंगे, और उनको आप डाइट के लिए कंसल्ट करते होंगे, वो आपको डाइट के लिए कंसल्ट करते होंगे। तो उनकी डाइट, PCOD जो भी पेशेंट होता है उनकी डाइट और एक नॉर्मल वुमेन की डाइट, दोनों में क्या फ़र्क होता है? काफ़ी फ़र्क होता है। हम सबसे पहले तो उनको ये समझाते हैं कि PCOD एक डिसिप्लिन की डिसीज़ है। ये डिसीज़ है ही नहीं, ये बॉडी की एक कंडीशन है जो डिमांड करती है कि नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी मोर डिसिप्लिन्ड। ओके। डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ स्लीपिंग, डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड, क्योंकि पैकेज और प्रोसेस्ड फूड आप खा ही नहीं सकते। चिप्स, कुरकुरे, आप बाहर का सामान, आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब आप नहीं खा सकते हो। उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वी विल गिव यू हेल्दी एंड टेस्टी होम मेड फूड। चीट मील भी नहीं चलेगी? चीट मील भी घर पे मिल जाएगी। तो फिर भी इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी मात्रा में, जब हम 100% मना करते हैं तो कहीं ना कहीं 20% उम्मीद रहती है उनको कि हम 20% चीट कर लेंगे। प्लस उनको ये कहा जाता है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, और साथ ही साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर मसल बिल्ड हो। इससे भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। अगर उनके टाइमिंग्स करेक्ट नहीं, हम उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शुरू करने बोलते हैं। तो उनकी डाइट नॉर्मल लोगों की डाइट से, वैसे तो जो डाइट हम उनको बताते हैं वो आइडियली तो सभी को फॉलो करनी चाहिए, बट स्टिल PCOD के केसेस में हम बोलते हैं कि आप अपने वेजीज का पोर्शन बढ़ाइए, आप हेल्दी फैट्स को डाइट में शामिल करिए, आप अच्छे क्वालिटी के नट्स एंड सीड्स लीजिए, गुड क्वालिटी प्रोटीन डाइट में ऐड करिए, सही टाइम पे सोना है, उठना है, और सारी चीज़ों को एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो क्या PCOS में कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देने चाहिए लेना? हेल्दी कार्ब्स हम चालू रखते हैं, जो कि पाए जाते हैं आपके फ्रूट्स में, सभी तरह के वेजिटेबल्स में, दालों में भी होते हैं। और अगर हम सीरियल्स की बात करें तो हम कॉम्प्लेक्स सीरियल्स देते हैं, जिसमें आपके सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैदा, ब्रेड,
सूजी, इस तरह के जो प्रोसेस सीरियल्स हैं वो नहीं आते। अनहेल्दी कार्ब्स क्या क्या होते हैं? अनहेल्दी कार्ब्स का मतलब है ब्रेड, मैदा, कुकीज़, बेकरी के सारे आइटम, तो हम उसे अवॉइड करने बोलते हैं। क्या सबसे ज़्यादा गलत ये हो रहा है कि लोग ब्रेड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? एग्जैक्टली ब्रेड और ब्रेड से बनी और भी चीज़ें। तो बहुत सारे घरों में तो ब्रेड, जो छोटे बच्चे हैं या गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, ब्रेड की लिटरली एडिक्शन चल रही है। तो ब्रेड के बिना उनका मील कंप्लीट नहीं होता। तो ब्रेड को अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने घर में रोज़ ब्रेकफास्ट में या किसी भी मील पे, तो आप इसे अवॉइड करने की कोशिश करें। एक हफ्ते में कितने बार ब्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अरे मतलब बैन है ब्रेड में? ब्रेड बैन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रेड लेते हैं तो आप पता नहीं, आप उसका नाम ही सोचिए, उसका नाम है डबल रोटी। हाँ। तो 20 ग्राम की ब्रेड, यानी एक छोटी स्लाइस की ब्रेड में एक चपाती जितनी कैलोरीज होती है। लेकिन जब भी आप उसे खाते हो तो आप 2 पीस ब्रेड को सैंडविच बना के खाते हो, लेकिन उससे भी आपका पेट नहीं भरता। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इंडियन रोटी की चपाती की बात करें तो आप 2 चपाती से ज़्यादा नहीं खाओगे। वहीं सैंडविच से अगर पेट भरना हो तो आप मिनिमम 2 सैंडविच खाओगे, यानी कि 4 स्लाइस। बिल्कुल। तो ब्रेड आपके ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, आपके शुगर को भी स्पाइक करता है और आपका पेट भी उससे इफेक्टिवली भर नहीं पाता है। ओके, तो ब्रेड इज टोटली ना। या बहुत बार आपके पास हमारे पास सवाल आते हैं कि क्या ब्राउन ब्रेड खा लें, क्या सारडो ब्रेड खा लें। तो हम बोलते हैं कि ये सब भी 19 और 20 का फ़र्क है। जैसे कि आपको शक्कर कम करने बोले लेकिन लोग पूछे जैगरी खा लें, है ना। तेल बंद करने बोले तो लोग पूछें कि घी खा लें। सब एक ही तरह की चीज़ें हैं, बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ब्राउन ब्रेड इन इंडिया आर नॉट रिलायबल, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स उससे नहीं बनती है, उसमें भी मैदे का ही उतना प्रमाण डाला जाता है। सार्डो ब्रेड जो होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली बेटर होती है, क्योंकि वो फर्मेंट करके बनाई जाती है, तो स्लाइटली बेटर होती है। बट इंडियन रोटी आर ऑलवेज बेटर देन ब्रेड्स। सारडो ब्रेड अगर खा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, तो कितना कंज्यूम कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये केवल आप अपनी क्रेविंग्स के लिए कभी कभार 80-20 के रूल पे रखें। जब आपको कुछ खाना है तो आप वो खा सकते हैं, और पीसीओडी को रिवर्स करने के बाद आप कभी कभार इन चीज़ों को तो एंजॉय कर ही सकते हैं। पीसीओडी विदाउट एनी मेडिसिन रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल। इनफैक्ट मेडिसिन का इसमें कोई रोल नहीं होता रिवर्सल में। मेडिसिन होती है उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। लाइक बहुत एक्ने हो रहा है, बहुत फेशियल हेयर आ रहे हैं, या उनके पीरियड्स आ ही नहीं रहे, तो ऐसे में उनको मेडिसिन दी जाती है जो केवल सिम्टम पे काम कर रहा है। पीसीओडी को रिवर्स करने का काम केवल डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन से ही होता है। अच्छा। बिल्कुल। तो अगर आपने डाइट और लाइफस्टाइल पे काम नहीं किया तो पीसीओडी को आप मैनेज कर ही नहीं सकते। तो वेट लॉस और पीसीओडी कितना रिलेटेबल है और क्यों? दोनों रिलेटेबल है, और वेट लॉस करके आप पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हो, वेट गेन करके आप पीसीओडी को अचीव कर सकते हो। तो वेट लॉस और पीसीओडी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लीन पीसीओडी आप देखते हो, मतलब लड़की दुबली है फिर भी उसको पीसीओडी है। हाँ। जैसे आप दुबले लोगों में डायबिटीज़, दुबले लोगों में आप बीपी और हार्ट के प्रॉब्लम्स देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि उनका खाना पीना मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है और बॉडी के अंदर विसरल फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है। यानी उनका खाना पीना ऐसा है कि वो वेट गेन नहीं कर रहे, बट दूसरों के मुकाबले उनका खाना पीना अनहेल्दी है। तो उस केस में भी हमें वही सेम डाइट अप्रोच को फॉलो करना रहता है। हम उनके डाइट में से जो अनहेल्दी चीज़ें उसको हटाते हैं, हेल्दी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेंटली इम्बैलेंस जो चीज़ें होती है कई बार वो स्ट्रेस ऑनसेट ज़्यादा रहते हैं। जो दुबले पीसीओएस के केसेस रहते हैं उनमें एड्रिनल पीसीओडी बोलते हैं उसको। एड्रिनल पीसीओडी मतलब स्ट्रेस वाली पीसीओडी रहती है वो। ओके। तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन, हैप्पीनेस की चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। उनकी लाइफ की पूरी फ्रिक्वेंसीज़ को अगर हम थोड़ा सा सेटल करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ओके। तो जब हम डाइट की बात करते हैं, अनहेल्दी कंपोनेंट आपने बोला, तो इसमें एक विमेन जो पीसीओडी से जूझ रही हैं उनको क्या क्या बिल्कुल हटा देने चाहिए? मिस्टेक्स क्या क्या हो रही हैं? देखिए, मिस्टेक्स ये हो रही हैं कि खाने में मतलब ग्रेन का प्रमाण ज़्यादा रखना, अनइवन टाइम पे खाना, कभी तो मील को स्किप कर देना, कभी ओवर ईटिंग कर लेना, इमोशनल ईटिंग करना, फिर स्ट्रेस बहुत लेती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर मीठा बहुत खाते हैं, मीठे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मीठा मतलब कि चॉकलेट्स का क्रेविंग हो रहा है, नॉन एक्टिविटी जोन पर हैं, सिडेंट्री हैं, बहुत ज़्यादा बैठे हैं, और स्लीपिंग टाइम बहुत ही अनइवन है, मतलब बहुत लेट सोते हैं, लेट से उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं के बराबर है। तो ये सारे फैक्टर्स
टोटली मिला जुला कर आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। और जिसका मतलब सोल्यूशन ही यही है कि आप धीरे धीरे एक एक हैबिट्स को ठीक करते जाओ। एक हैबिट दूसरी हैबिट से जुड़ी हुई है। मैं तो कहती हूँ अगर आप सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हो, ऑटोमेटिकली रात को जल्दी नींद आती है, आपको भूख सही समय पे लगने लगती है, और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अच्छी चीज़ें क्रेव करते हो। आप अगर गलत चीज़ बॉडी में डालते हो तो गलत चीज़ों की ही क्रेविंग आती है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक अच्छी चीज़ से दिन की शुरुआत करते हो तो आपका दिन भर अच्छा सेटल हो जाता है। बिल्कुल। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिनको पीसीओडी है उनके हर मील पे गुड क्वालिटी प्रोटीन को हम हर मील पे ऐड करें, जिससे फिर उनकी क्रेविंग सेटल हो जाती है। बहुत सारी विमेंस जो है आजकल मैं देख रही हूँ बहुत चलन हो गया है मल्टीविटामिन्स का, और एन नंबर ऑफ पीपल जो है वो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं। तो मल्टीविटामिन्स लेना क्या ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है उससे? देखिए मल्टीविटामिन्स की जो टैबलेट्स ले रहे हैं उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अपनी डाइट को कलरफुल, हेल्दी और इवन रखा है। अच्छा। तो हमारे अभी के मौसम की अगर हम बात करें तो जामुन इतने अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, उसको हम इंडियन ब्लूबेरीज कह सकते हैं। तो अगर आप एक प्लेट कलरफुल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डेली खाते हैं, अगर आप नट्स खा रहे हैं, तो आपको मल्टीविटामिन्स की टैबलेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप खुद ही अपनी प्लेट के थ्रू अपनी बॉडी में डाल सकते हैं, और फ़ायदा उसका ये है कि वो बॉडी को नेचुरली मिल रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, वो आपको दूसरे भी बेनिफिट दे रहा है। जैसे मल्टीविटामिन खाएंगे तो विटामिन ही मिलेगा, फाइबर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक होल फ्रूट खाएंगे तो उसमें विटामिन के साथ साथ फाइबर की भी वैल्यू मिल जाएगी, और वो बॉडी के लिए ज़्यादा नेचुरल अप्रोच है। तो किसी चीज़ को आप एकदम अवेलेबल फॉर्म पे देते हो तो बॉडी दूसरी चीज़ों से निकालना बंद कर देती है। बॉडी को इजी अवेलेबल मिलता है तो एक्सट्रैक्शन की पावर कम हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अननेसेसरी आपको पिल्स पॉप नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी डेली डाइट को ही अच्छा बनाना चाहिए, एनरिच्ड बनाना चाहिए। विदाउट एनी टेस्टिंग भी नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, विदाउट एनी टेस्टिंग भी नहीं लेना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट ओमेगा 3? ओमेगा 3 बहुत अच्छा सप्लीमेंट हम लोग बोलते हैं। और ओमेगा 3 में देखिए जो नॉनवेज सोर्सेज होते हैं, फिश ऑयल, वो हर कोई तो लेता नहीं है, फिश सभी के डाइट का हिस्सा नहीं होता। फिश बॉडी में सबसे अच्छा ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो है वॉलनट, चिया सीड, जो कि हम बहुत ही कम लेते हैं। तो जब भी किसी के बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे पीसीओएस की बात करें, तो हम लोग ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ज़रूर थोड़े समय के लिए रिकमेंड करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी उसकी भी अननेसेसरी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइट में ही नट्स और सीड्स को ऐड करके ओमेगा 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। सीड्स एज इन? सीड्स यानी कि चिया सीड में ओमेगा 3 होता है, आपके पंपकिन सीड में ओमेगा 3 पाया जाता है। तो आप थोड़े से नट्स और सीड्स को अगर ऐड कर ले डाइट में तो ओमेगा 3 का अच्छा आपको अमाउंट मिल जाता है। ओके। तो एक विमेन को अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम कौन से न्यूट्रिशन जो हैं या कौन से विटामिन्स अपनी बॉडी में चेक करवाते रहना चाहिए कि ये हैं या नहीं है प्रॉपर? देखिए हमारी बॉडी खुद ही हमको बता देती है। और अगर हेयर फॉल हो रहा है आपको, इसका मतलब है आपको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, पीरियड्स में बहुत अननेसेसरी पेन हो रहा है, आपकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही दिखा देती है कि मैग्नीशियम की कमी है, कि कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है। तो टाइम टू टाइम आप चेक भी कराते रहिए, लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच तो यही होगी कि आप डाइट में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करिए। उसका फंडा सिंपल है, अपनी प्लेट को रेनबो कलर की बनाइए, एक ही सब्जी डेली मत खाइए, अलग अलग सब्जियों को यूज़ करिए। हर एक सब्जी से आपको कुछ अलग गुण मिलते हैं, अलग अलग फ्रूट्स को खाइए, अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करिए। बहुत बिजी लाइफस्टाइल हो गई है आजकल अगर देखा जाए तो, और जब हम अलग अलग डाइट्स की बात करते हैं, टू मेक आवर प्लेट रेनबो, तो ये बैलेंस कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। तो उसके लिए कुछ एक इंस्टेंट हैक अगर आप बता पाए तो। आजकल हम सभी हैक के ज़माने में जी रहे हैं, तो आई वुड से कि दिस इज़ वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। आपको केवल एक मेनू बनाना है, अपना वीकली मेनू। अच्छा। और आप मेक श्योर करें कि मैं अगर मंडे को ये वेजिटेबल खाती हूँ तो मैं ट्यूसडे को ये खा लूँगी। आप एक साथ ग्रॉसरी खरीदें, एक साथ वेजिटेबल्स लाएं, स्टोर करें। देन बहुत सारे आप सैलेड्स जो होते हैं वो थोड़ी सी आपकी कटिंग चॉपिंग की तैयारी है, बट आपको दिन भर की बहुत सारी बाहर की चीज़ों को खाने से आप बच सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अच्छे से वेजिटेबल और फ्रूट्स अपने डाइट में रखते हैं, तो आप अगर अपनी आउटिंग को उससे रिप्लेस करते हैं तो न केवल आपकी हेल्थ बनेगी, बट आपका मंथली वीकली बजट भी आपका इंटैक्ट रहेगा। बिल्कुल। और आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। मैं कई रील्स देखती हूँ, और एक रील कुछ ही दिन पहले मेरे फीड में आई थी जिसमें वन ऑफ द गर्ल वाज प्री प्रेप,
कर रही थी वो अपनी हफ्ते भर के खाने का। तो उसमें वेजीज काट के रखना और पनीर स्लाइस करना और बहुत सारी चीज़ें, कुछ जैसे स्पिनच ब्लांच कर लेना, ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो दिस इज़ गुड प्रैक्टिस और नॉट? मुझे लगता है कि इंडिया में तो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज भी हैं अवेलेबल, और हमारे पास क्या है कि हम अगर इमीडिएटली कट करके चीज़ों को यूज़ करें तो वो थोड़ा सा बेटर होता है। बट चूँकि वर्किंग लेडीज़ हैं, थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप करें, बट अननेसेसरी चीज़ों को पहले से कट कर देना, ब्लांच कर देना, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को कम करता जाता है। ओके। तो अगर आपने पहले से ही सब्जियों को कट कर लिया तो वो जितना एक्सपोज होंगे उतने उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस होते जाएंगे, या आपने बॉईल कर दिया, पानी फेंक दिया, तो फिर उसका न्यूट्रिशन लॉस होता जाता है। बट कई बार आप देखते हैं कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैम फ्रूट्स क्यों खाएं, उसमें तो बहुत पेस्टिसाइड होते हैं। मैंने कहा आपकी इंडस्ट्री मेड चीज़ों के लिए तो कभी किसी ने ये नहीं कहा। मतलब आप फ्रूट्स नहीं खा के अगर आप एक पैकेट चिप्स खाओगे तो क्या उसमें केमिकल्स नहीं है? कई ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, पर उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया है। तो इसलिए अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए कि कितने प्रिपरेशन, कितनी मिनिमम तैयारी के साथ हम उन चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एक विमेन की बॉडी में, ये कितने ज़रूरी होते हैं मेन के कंपैरिजन में? देखिए, विमेन के बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आयरन ही सबसे बड़ा एक वो है। क्योंकि विमेन बर्थ देती है एक बच्चे को, वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को बच्चे को पास ऑन ही उसी से करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चूँकि हमें कुदरत ने माँ बनने की एबिलिटी दी है, तो हमारा न्यूट्रिशन सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जबकि हम ये देखते आए हैं कि हम हमेशा घर में जो बचा खुचा होता है हम उसी को खाते हैं, हम सबको सब चीज़ देते हैं, बट हम अपनी खुद की केयर नहीं करते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि जब आप बेबी कंसीव करते हैं तो आप ही का न्यूट्रिशन स्टोर है जो आप बच्चे को पास ऑन करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट फर्स्ट। PCOS में डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी मना कर दिए जाते हैं, मिल्क, पनीर, कर्ड, चीज़ जो भी है। तो क्या ये सही प्रैक्टिस है या नहीं? हम पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली एक फूड ग्रुप को बंद कर देना, जबकि मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं, फिर आपको B12 की डेफिशिएंसी की तरफ ले जाता है। तो हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि अगर हम कर्ड को किसी रूप में चालू रखें तो वो उनके लिए टॉलरेबल भी रहती है और उनको नुकसान नहीं करती है। तो हम यूजुअली कर्ड को चालू रखते हैं और मिल्क को देखते हैं कि वो अगर बॉडी में रिएक्ट कर रहा है या पनीर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और उनकी बॉडी या वो खुद बताते हैं कि हमें जब मिल्क लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, पनीर लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो हम कर्ड को ज़रूर एक ऑप्शन में रखना चाहते हैं, बट सर्टेन केसेस में कर्ड को भी हमें हटाना पड़ जाता है। उस केसेस में फिर दूसरे ऐसे सोर्सेज को डालते हैं जिससे विटामिन B12 डेफिशिएंट ना रहे वो। एक सवाल आ रहा है विटामिन B12 को लेकर, थोड़ा सा हटके है। जो बच्चे या जो लोग, विमेंस, मैंस, जो भी, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो अपने लिए विटामिन B12 का सोर्स क्या रख सकते हैं? देखिए, B12 ना एनिमल किंगडम से ही आता है, यानी वेजिटेरियन के लिए तो दूध दही ही है जहाँ से B12 उनको मिल सकता है। प्लांट सोर्सेज में B12 नहीं होता। ओके। तो उनको सप्लीमेंट पे जाना पड़ता है। लेकिन अगेन लैक्टोज इंटॉलरेंट है तब भी हम उनको कर्ड दे सकते हैं, तो क्योंकि कर्ड में लैक्टोज लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओके। तो आप उनको कर्ड दे के ट्राई कर सकते हैं। अगर कर्ड वो ले पाते हैं तो डेफिनेटली उनको B12 मिलता रहेगा। तो अगर समराइज किया जाए तो आयरन फ्रॉम प्लांट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स एंड B12 फ्रॉम एनिमल बेस्ड फूड लाइक मिल्क, कर्ड, दिस ऑल। करेक्ट, राइट। अब आते हैं घी पर। अच्छा, भारत में घी की एक लहर चल रही है। मतलब कुछ भी बना लो घी पे, आप सब्जी बना लो, दाल बना लो, रोटी में तो घी जाता ही है। तो घी को इतना ज़्यादा ओवर हाइप किया जा रहा है, क्या ये सही प्रैक्टिस हो रही है? देखिए, घी अच्छा है, लेकिन आपको केवल घी से सारी चीज़ें नहीं बनानी है, आपको मिक्स ऑफ चॉइसेस रखनी है। तो आप ऑयल भी इस्तेमाल करें, घी भी, क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैट होता है। तो इतना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ही आपको नहीं लेना, आपको पॉली अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, सबकी राइट कॉम्बिनेशन रखनी है। तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि हाफ ऑफ योर ऑयल और फैट रिक्वायरमेंट कैन कम फ्रॉम घी, हाफ कैन कम फ्रॉम योर ऑयल्स विच आर देयर लाइक सीड ऑयल, जैसे कि सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, तिल का तेल, ये सब बहुत अच्छे ऑयल्स हैं जिनको भी हमें इंडियन किचन में शामिल करना चाहिए और कुछ चीज़ों को हमें इनसे बनाना चाहिए।
एंड ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल अच्छा है, लेकिन हमेशा जो इसकी कॉस्ट है उसके कारण इसे भी ओवर हाइप कर दिया गया है। लाइक ऑलिव ऑयल को हम बहुत हेल्दी समझते हैं, बट इंडियन कुकिंग जहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज़ होता है वहाँ पर ऑलिव ऑयल को यूज़ करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो अलग अलग ऑयल यूज़ करना चाहिए? अलग अलग एक पीरियड? बिल्कुल अलग अलग ऑयल यूज़ करना चाहिए। साइक्लिक तौर पे भी हमें अलग अलग ऑयल यूज़ करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि हर ऑयल की अपनी एक वो होती है, कॉम्पोजिशन होती है, तो आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। आप बटर, घी और सभी तरह के जो मैंने 5 ऑयल की बात की, तिल का तेल, कोकोनट, मस्टर्ड, पीनट है ना, और फ्लैक्सीड ऑयल, ये 5 तरह के ऑयल प्लस घी, इसको आप रोटेशन में इस्तेमाल करते जाएं। सोया को लेकर काफ़ी मिथ्स हैं कि सोया खाना चाहिए या बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बॉडी को हार्म करता है, फैक्ट क्या है? सोया चंक्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इवन सोया बीन्स आर वेरी गुड। तो सोया के आटे को आप अपने नॉर्मल आटे में मिलाकर आप उसकी चपाती बना सकते हैं, तो उससे प्रोटीन कंटेंट हाई हो जाता है। सोया को लेके एक मिथ ये है कि इसमें इस्ट्रोजन पाया जाता है, जो आपके अंदर फीमेल रिलेटेड कैरेक्टर पैदा करेगा अगर मेल ज़्यादा खा लेंगे, या फिर सोया आपको ब्रेस्ट कैंसर कर सकता है। तो ये सब मिथ है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सोया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें दालों से ऊपर लेवल का प्रोटीन पाया जाता है, बट डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा नीचे, मतलब ये बीच का है। तो सोया इज़ गुड एडिशन इन योर डाइट, ज़रूर ऐड करना चाहिए। हम यूजुअली सोया को सोया नगेट्स के रूप में भी ऐड करते हैं। इसकी सब्जियां, इसके चीले, इसकी कटलेट्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और इसकी क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते। आप चाह के भी इसे 15 से 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि बहुत फाइब्रस होता है। तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं खा पाते हो, तो ये जितना क्वांटिटी में खाते हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। बहुत सारे थायराइड के पेशेंट होते हैं जिनको लगता है कि सोया हमें अलाउड नहीं है, बट उसमें से हाफ थायराइड के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी थायराइड है, जिसमें सोया का कोई रोल नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल सोया को खा सकते हैं। आपको पता करना है कि आपका थायराइड कौन सा वाला है, इन्फ्लेमेटरी थायराइड है या आपको आयोडीन की कमी से होने वाला थायराइड है। तो आप सोया ऐड कर सकते हैं, और जितनी मात्रा में हम सोया देते हैं वो हर एक पर्सन के लिए सेफ है। एंड फॉर वुमेन्स ऑल्सो? फॉर विमेन्स ऑल्सो, फॉर मेल्स ऑल्सो। सो टोफू या पनीर, व्हाट इज़ बेटर? आई वुड से टोफू, बट इसका टेस्ट एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है लोगों में। तो टोफू अच्छा है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट हमारे इंडियन कल्चर में पनीर को ज़्यादा वैल्यू मिली है। पनीर ज़्यादा टेस्ट फ्रेंडली है, एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ईजी है, तो डेफिनेटली पनीर इज़ ऑल्सो अ गुड दिस थिंग। बट जिनको दूध के प्रोडक्ट्स लेना नहीं है, जिनको नेचुरली डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, जो वीगनिज्म पे चले गए हैं, उनके लिए टोफू इज़ अ ब्रिलियंट ऑप्शन। वीगन जो वुमेन्स होती हैं, उनकी बॉडी में कुछ ऐसा खराब हो रहा है या फिर वो कुछ लैक कर रही हैं कहीं पे? बिल्कुल, जैसे जो भी लोग वीगनिज्म पे चले गए हैं उनको B12 तो लेना ही पड़ता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में थोड़े कम हो जाते हैं, तो उनको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके लिए उनको सप्लीमेंट लेते रहना पड़ता है। अगर कोई विमेन प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले न्यूट्रिशन में क्या क्या बेसिक्स होने चाहिए? उनका बॉडी वेट सही होना चाहिए। उनको अपने न्यूट्रिशन का फंडामेंटल राइट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो 1 मंथ के बाद आपको पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट, बट बाय दैट टाइम 3 से 4 हफ्ते का टाइम ऑलरेडी निकल चुका रहता है, जो बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस समय बॉडी में न्यूरल ट्यूब बन रही होती है, बच्चे की रीढ़ फॉर्म हो रही होती है, तो फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको ये एडवाइस की जाती है कि आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट शुरू कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप प्रेग्नेंट होंगे और फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहेगी, तो उस समय आपकी बॉडी में कुछ भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपने सुना होगा, तो ये उसी से निकला है कि अगर आपकी डाइट में फॉलिक एसिड आप नहीं ले रहे हो तो प्रेगनेंसी के समय फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आयरन भी शुरू कर देते हैं सप्लीमेंट के तौर पे। बट अगर आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, आप अपने बॉडी वेट को ठीक रखें, मैं बिल्कुल एडवाइस करूँगी कि किसी भी महिला को ओवरवेट में प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए। तो कई बार आप 80 kg वेट में प्रेगनेंसी प्लान करते हो, देन यू रीच आउट समवेयर अराउंड 90-99, उस समय आपको बीपी, शुगर और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर वो जाते नहीं बॉडी से, या आप अपने बेबी को भी वो चीज़ों को आप उसका खामियाजा बेबी को भी भुगतना पड़ता है। तो यू मेक योर बॉडी अ हेल्दी स्पेस इन सच अ वे कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ प्रोग्रेस कर सकें। तो बॉडी वेट करेक्ट होना ज़रूरी है।
डाइट का करेक्शन ज़रूरी है ताकि आप फॉलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन सब अच्छी मात्रा में ले रहे हैं। कितना बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट क्या होता है? आइडियल बॉडी वेट हो सकता है जैसे 5-4 नॉर्मल हाइट होती है, 5 फीट से लेकर के 5-5 तक अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड 55 से 60 से 65 तक की अगर आपकी बॉडी वेट है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। जहाँ 65 से आप ऊपर जा रहे हैं तो आप ओवरवेट रेंज के अंदर हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी कि 70 प्लस अगर आप हैं तो डेफिनेटली वर्क ऑन योर वेट फर्स्ट एंड देन प्लान प्रेगनेंसी। 80 प्लस है तो डेफिनेटली आपको पहले वेट रिड्यूस करना चाहिए टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, अब उस 9 मंथ फेज की बात करते हैं। 9 मंथ में न्यूट्रिशनल या डाइट कैसे प्लान करना चाहिए? देखिए 9 मंथ्स हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन सेकेंड 3 मंथ्स एंड देन थर्ड 3 मंथ्स, राइट। और ये तीनों डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे का इंटरनल ऑर्गन फॉर्म होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हार्ट, किडनी, लंग्स और साथ ही बच्चे का न्यूरल ट्यूब यानी कि रीढ़ फॉर्म होता है। ओके। अगले 3 मंथ्स बच्चे के ऑर्गन डेवलप होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। पहले 3 मंथ्स में इंटरनल ऑर्गन, अगले 3 महीने में एक्सटर्नल ऑर्गन डेवलप होते हैं, हैंड्स, लेग, ये सब। हैंड्स, लेग और सारा लिम्स फॉर्मेशन होता है। ओके। उसके अगले 3 मंथ में ब्रेन डेवलपमेंट होता है और बच्चे का वेट इतना पहुंच जाना चाहिए कि वो बाहर आके सर्वाइव कर सके। आइडियल वेट? आइडियल वेट जैसे 2.5 किलो का बच्चा होता है, 2.5 से 3 किलो के बीच में बच्चे पैदा होते हैं तो वो वेट अचीव करता है बच्चा। तो वेट बच्चे का बढ़ता है लास्ट 3 मंथ्स में और ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो ये तीनों ही ट्राइमेस्टर में हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है। सेकेंड, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट बढ़ी हुई रहती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट बढ़ी हुई रहती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट फर्स्ट 3 मंथ्स में बढ़ती नहीं है, लास्ट के सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होती है 300 कैलोरी प्लस और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी 300 कैलोरी प्लस। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट बढ़ी रहती है, मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट के ट्राइमेस्टर में ओमेगा 3 और आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये अलग अलग ट्राइमेस्टर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और एक फीमेल को अगर हम प्रॉपर ओरिएंट करें तो पूरे ही प्रेगनेंसी के पीरियड में क्वालिटी डाइट की बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा बढ़ावट नहीं होती। यूजुअली लोग बोलते हैं कि यू ईट फॉर 2 पीपल। हाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन भी है। या सो ईटिंग फॉर 2 इज़ अ मिथ। तो ईटिंग फॉर 2 इज़ अ मिथ क्योंकि क्वांटिटी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्वालिटी ऑफ डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉलिक एसिड के लिए क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और ऐसे ही अदर 2 जो ट्राइमेस्टर्स हैं उसमें क्या क्या लेना चाहिए तो women's को? फॉलिक एसिड अगर नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं, मैं तो नेचुरल की बात करूंगी, सप्लीमेंट तो डेफिनेटली बाजार में है और गायनोकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करती ही हैं। बट अगर हम नेचर से फॉलिक एसिड कैसे लें तो कीवी एक अच्छा सोर्स है। ओके। सारे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली, इन सभी में फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मशरूम में भी पाया जाता है। तो इनको आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज हम सभी लोग जानते ही हैं। हेल्दी कैल्शियम के लिए कई बार बहुत सारे लोग खाली मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। हाँ। बट मिल्क के अलावा एग है, तिल है, सेसमे सीड जिसको कहा जाता है, आपके जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नट्स में, सीड्स में, इन सभी में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है जो कि अंडररेटेड सोर्स है कैल्शियम के। बिल्कुल। तो आप ये सबको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा 3 के सोर्सेज हमने डिस्कस किए ही थे कि नट्स में होता है और सीड्स में होता है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। जो भी विमेंस हैं अपने शुरुआती दौर में, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में क्या मिस्टेक कर रही हैं? देखिए बहुत सारी फीमेल्स ना हार्मोन के ट्रांजिशन को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, उनको नौशिया होता है, वॉमिट होता है, फूड में से स्मेल आती है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि प्रॉपर खाना नहीं खा पाती हैं और उनको क्रेविंग्स होती हैं। कई लोगों को खट्टा खाने का मन कर रहा है, कई लोगों को मीठा तीखा खाने का मन कर रहा है। बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम प्रेगनेंसी में प्रॉपर डाइट को ले सकें, राइट। तो इसकी तैयारी, इसलिए हमने बात की कि इसकी तैयारी पहले होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी अगर उस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो भी आपकी बॉडी के अंदर पावर रहे कि आप उस फेज को भी निकाल सकें। ओके। तो ये हमें मिस्टेक एक तो यही होती है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम अपनी मन की सुन रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कई बार वर्किंग वीमेन हैं तो वो अपने टाइमिंग्स को ध्यान नहीं दे रही हैं, वो मील को स्किप करते जा रही हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं चल रही है। तो प्रेगनेंसी में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप प्रॉपर नरिशमेंट डाइट लें। उन्हें क्या अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग? उन्हें फ्रीक्वेंट चाय कॉफ़ी अवॉइड तो करनी ही चाहिए। दूसरा, उन्हें अल्कोहल और स्मोक ये अवॉइड करना चाहिए।
बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बिकॉज इट क्रॉसेस प्लाजेंटा एंड रीचेस टू योर बेबी ऑल्सो। ओके। तो अगर आप अपने बेबी को भी वैसा ही देखना पसंद करते हैं तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज यू शुड टोटली अवॉइड। ये अल्कोहल और स्मोकिंग वाला पार्ट मैं पीसीओएस के लिए पूछना चाहूँगी। विमेंस या जो टीनेज गर्ल्स हैं, क्या वो अल्कोहल और स्मोक कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अल्कोहल और स्मोक आपके हार्मोन्स को तो डिस्टर्ब करता ही है, आपको एजिंग के फैक्टर की तरफ भी लेके जाता है। और पीसीओएस में जहाँ हम इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि आप एवरेज चपाती और राइस को भी रिड्यूस कर रहे हो, देन स्मोक और अल्कोहल तो वी कैन नॉट अफोर्ड। आपने कहा प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना एक साथ खाओ, ऐसा कहा जाता है, एडवाइस दी जाती है जनरली। तो एक विमेन को क्या क्या अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारा सिर्फ बच्चे के लिए ये कर लो, बच्चे के लिए वो कर लो, बच्चे को ऐसा करना है तो ये खा लो वो खा लो, मतलब एक विमेन को अपने बारे में भी उस टाइम पे सोचना चाहिए, है ना? तो क्या उसके लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी इज सराउंडेड विथ लॉट्स ऑफ मिथ्स। लोग ना पपीता खाना बंद कर देते हैं, लोगों को क्या कहा जाता है कि आप बीज वाली चीज़ मत खाओ, आप ये खाओगे तो बच्चे को ये हो जाएगा, आप कोकोनट खाओगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा, लाइक दैट मेनी थिंग्स आर। ओह माय गॉड, पपीता तो एक बहुत ही नॉर्मल सा है, एंड दिस इज मिथ। या दिस इज अ मिथ। देन पाइनएप्पल लोग अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसा करते करते ये बहुत सारी चीज़ें तो फीमेल्स छोड़ देती हैं और बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेती हैं जिनकी कोई औचित्य नहीं है। लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको बताया गया कि ये खाना शुरू कर दो, तो वो खाना वो शुरू कर देती हैं, राइट? तो हमें साइंटिफिक रीज़न समझना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमिना है, तो प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल हेल्दी डाइट बस रिक्वायर्ड है। आपको इसको कोई फैंटेसाइज नहीं करना है, कोई डिफरेंट प्रोग्राम नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल अकरेंस है, तो इसे नेचुरली आगे बढ़ते देना चाहिए। इनफैक्ट आप अगर अच्छी डीप ब्रीदिंग्स करें, सनलाइट लें, आप हल्की फुल्की अपनी फिजिकल एक्टिविटी चालू रखें, मेंटल बैलेंस में रहें और डाइट को प्रॉपरली प्लान करके लें और रेस्ट ज़रूर करें। मतलब जितनी वर्किंग लेडीज़ है उनसे मेरा ये कहना है कि प्रेगनेंसी में आपके अंदर फैक्ट्री चल रही होती है, बिल्कुल, और 9 महीने के अंदर एक सिंगल सेल से कंप्लीट ह्यूमन बीइंग फॉर्म हो रहा है। तो इट्स लाइक अ ह्यूज वर्क गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी, सो यू हैव टू टेक रेस्ट। एंड व्हाट अबाउट एक्सरसाइज? क्योंकि पहले मतलब पुराने ज़माने में हम सुनते हैं अब कि पहले की जो औरतें वो घर का सारा काम करती थी, ये करती थी वो करती थी, लेकिन अभी कंपैरिजन अगर किया जाए तो ऐसा नहीं देखा जाता है जनरली। ये सही है या नहीं? देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आपको बॉडी अलाउ कर रही है, आप एकदम नॉर्मल एक्टिविटी थ्रू आउट करिए, बिल्कुल किसी चीज़ की मनाही नहीं होती है। बट आजकल हम लोग देखते हैं ना मसल्स में पावर है, ना उनकी बॉडी ये अलाउ कर रही है। तो प्रेगनेंसी इतनी प्रेशियस होती जा रही है कि जैसे ही वो शुरू हुई लेडीज़ को बेड रेस्ट हो गया। हाँ। क्योंकि उनको कितने सारे हार्मोन के इंजेक्शन लगने के बाद तो प्रेगनेंसी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि आजकल हम बिल्कुल लाचार हैं इस चीज़ को लेके, और ये हमारा बैड लक है कि प्रेगनेंसी के वक्त अगर हम एक्सरसाइज या नॉर्मल रूटीन को भी फॉलो नहीं कर पा रहे तो इट इज़ नॉट गुड। सो इसकी भी तैयारी पहले से शुरू होनी चाहिए। ओके, लैक्टेशन पीरियड में क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं? अगर हमने 4 स्टेजेस की बात की थी, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज। इन चारों में सबसे हाईएस्ट जो रिक्वायरमेंट होती है फीमेल की वो लैक्टेशन होती है। और लैक्टेशन इज़ एक्चुअली ईटिंग फॉर 2, क्योंकि आप अपने बच्चे को लिटरली फीड करा रहे होते हो और उसमें आपकी बॉडी में से 850 ml तो पानी निकल जाता है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 6 महीने तक तो बच्चे को पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल, ब्रेस्ट मिल्क से उसको पानी भी मिल जाता है। हाँ। तो एक बच्चे को जो मदर लैक्टेशन नर्स करती है तो 850 ml तो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, और फिर उसकी खुद की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो उसे पानी का इंटेक तो बहुत प्रॉपर करना पड़ेगा। कितना लीटर लगेगा? डिपेंड्स कि उसका बॉडी वेट कितना है। अगर वो 70 किलो की है तो उसको 400 ml से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 लीटर यहाँ आता है, और 850 ml प्लस करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 लीटर पानी तो पीना रहेगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी खासी बढ़ जाती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर वो प्रोटीन नहीं लेगी डाइट में, जैसे कि बहुत सारे डिलीवरीज के बाद दूध मना कर देते हैं, या ये खाना मना या वो खाना मना, बहुत समय तक नहीं दिया जाता। तो अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं मीट होगी तो विद इन 3 या 4 महीने मदर्स के बाल झड़ने लगते हैं। फिर उसको ये लगता है कि मेरा बच्चा क्रॉल कर रहा है तो मेरे बाल झड़ रहे हैं। मतलब इतने सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। प्रेगनेंसी में मैंने कान को नहीं ढका तो मेरी गर्दन और मेरे कमर में और मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से जुड़ी हुई हैं। तो
तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट अप करनी है, आपको अपनी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन, इन सब की भी रिक्वायरमेंट मीट अप करनी है। तो आपकी डाइट एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। फॉर मदर्स हु आर फेसिंग हाई ब्लड शुगर एंड एक्सेसिव वेट, वो प्रेगनेंसी कैसे डील कर सकती हैं? बहुत रिस्की हो जाता है, बिकॉज आपका शुगर लेवल भी शूट हो रहा है, प्लस आप एक्सेसिव वेट पे हैं। तो आपके पास सबसे पहला तो यही है कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करके प्रेगनेंसी को प्लान करें, बिकॉज योर बॉडी इज़ द होम वेयर योर बेबी इज़ गोइंग टू स्टे देयर, राइट। तो 9 महीने तक आपको उसको हेल्दी एनवायरनमेंट देना है। बट बहुत सारी मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चलता है कि उनका ब्लड शुगर शूट हो गया है, 7वें महीने में पता चलता है, और डॉक्टर्स के पास एक ही वो होता है कि हम इंसुलिन शुरू करेंगे, बिकॉज वी कांट अफोर्ड योर ब्लड टू रिमेन हाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्लड में शुगर हाई रहना तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे के लिए भी एक रिस्की मामला है। तो इसके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे प्रेग्नेंट वीमेन को काउंसल किया है जिनको केवल डाइट काउंसलिंग के थ्रू उनकी शुगर थ्रू आउट हमने नॉर्मल मेंटेन करी है। और अगर एक्सेसिव वेट है तो भी डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप जाके डाइटिशियन से मिलिए, बिकॉज यू नीड नॉट गेन एक्सेस वेट विदाउट एनी मेडिसिन। विदाउट एनी मेडिसिन यू गाइस हैव जस्ट नॉर्मलाइज द शुगर। जी बिल्कुल, हमने विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट स्टार्टिंग इंसुलिन, हमने केवल डाइटरी एडवाइस के साथ हमने उनकी शुगर को एब्सोल्यूट कंट्रोल में रखा है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल केसेस हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें मदर को भी सल्यूट है, क्योंकि जब वो बेबी कैरी करती है अपनी बॉडी में, वो इतनी रिस्पॉन्सिबल बन जाती है कि हम उसे जो कहते हैं ना वो उसको फॉलो करती है, एंड उसकी पसंदीदा चीज़ों को भी वो कुर्बान करने को तैयार रहती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है कि जब वो मदर के वुम में बच्चा होता है तो पेरेंट और मदर इज़ रेडी टू डू एनीथिंग टू सेव बेबीज हेल्थ एंड कंडीशन। तो उनका कंप्लायंस सबसे हाई रहता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमें कुछ समझाना नहीं पड़ता, बस उसको बताना रहता है कि आपको ये करना है, एंड शी डज इट वंडरफुली। तो उनको 3 बार 4 बार प्रिक करना पड़े तो वो करती हैं, अपने बच्चे के लिए करती हैं। वो हमें रिपोर्टिंग भेजती हैं अपने ब्लड शुगर की, और दिन के 3 रीडिंग्स के थ्रू हम एकदम कांस्टेंट टच में रहते हैं, और हम उनके शुगर को कभी शूट होने नहीं देते हैं। ओह वेरी नाइस, कमेंडेबल। पोस्टपार्टम फेज जो होता है एक विमेन की लाइफ में, उसमें जनरली हम देखते हैं प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो जाता है, और उस टाइम पे बहुत एडमेंट होती हैं विमेंस की वेट एनी हाउ लॉस हो जाए, हम दोबारा वही हमारा फिगर हो जाए, वही ड्रेसेस मुझे दोबारा से आ जाए। तो इसके लिए क्या मिस्टेक्स कर जाती हैं वो? पहला तो पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी आपने बच्चे को डिलीवर किया है, तो नर्सिंग मदर की बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट इम्पॉर्टेंट होता है। वो आप कितनी भी डाइटिंग करेंगे वो नहीं जाएगा। तो 6 मंथ तक आप नर्सिंग मदर हैं, तो आपके कुछ एरियाज़ में फैट डिपॉजिशन रहेगा, क्योंकि आपके ब्रेस्ट में वो बल्क चाहिए था, आप ब्रेस्ट फीड कराते हो, तो वो धीरे धीरे ही उतरता है। तो 6 मंथ के बाद आप अपनी रूटीन को उस ढंग से मैनेज कर सकते हैं कि आप अपने वेट को रिड्यूस करें। बट उसके पहले भी आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशनली हाई कर सकते हैं, जिससे वेट लॉस की पूरी चीज़ें सेट हो जाएंगी, और आप एक्सेसिवली अननेसेसरी वेट को पुट ऑन नहीं करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी की शुरुआत तो फर्स्ट डे से डिलीवरी के बाद शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि एक्सीलेंट पीरियड है वेट लॉस करने के लिए भी। क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी के बाद लैक्टेशन के पीरियड में आप बहुत सारी कैलोरीज बर्न करते हैं थ्रू ब्रेस्ट फीड योर बेबी। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए वेट कम करना भी बड़ा आसान होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराते कराते उनका यूट्रस सिकुड़ के नॉर्मल शेप में आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने ब्रेस्ट मिल्क सपोर्टिंग हार्मोन्स है वो आपके वेट को भी रिड्यूस करने में आपकी मदद करते हैं। वो यूट्रस के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करके उनको नॉर्मल उस पे साइज़ पे लाते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और आप अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आप अपने नॉर्मल वेट को बहुत फास्ट अचीव कर लेते हैं। लेकिन हम गलतियाँ क्या करते हैं, हमें अपना बढ़ा हुआ पेट पसंद नहीं आता, हम इमीडिएटली उसको पहले जैसा चाहते हैं, तो हम बहुत कस के बहुत सारे टमी टकर्स, हम बहुत सारे शेपर्स पहनते हैं। तो उस जगह पे जो घाव होते हैं या उस जगह पे अगर आपका कट लगा है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई भी दुनिया का ऐसा टाइट बेल्ट या कोई टाइट टमी टकर आपको स्लिम नहीं कर सकता। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अभी अभी बेबी डिलीवर हुआ है, आप 6 मंथ नर्सिंग मदर है, आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, आप अपनी बॉडी को सही शेप में लाने के लिए प्रोसेस को शुरू करें,
और 6 मंथ ऑनवर्ड आप डेफिनेटली बहुत स्पीड से अपने वेट को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विमेंस को बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको बताया कि 300 प्लस कैलोरी ही रिक्वायर्ड होती है। और 300 कैलोरी किस में होती है? 1 कप मिल्क में और 3 चपाती में और एक छोटा बोल ऑफ पुलाव में, इतनी कैलोरीज होती हैं। तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हाई नहीं होती, बट हम उसको ओवर हाइप करते हैं और फिर हम उसे कंफर्ट जोन बोल के, हैप्पी आवर्स बोल के खूब खाते हैं और अपने वेट को 20 किलो 25 किलो तक बढ़ा देते हैं। कई ऐसे केसेस आए आप कभी आपके पास कि 90 किलोज का वेट है और प्रेग्नेंट है विमेन, तो आप लोग कैसे डील करते हैं? तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा। या तो हम उनको सबसे पहले ये बताते हैं, बिकॉज यू वर ओवरवेट, पहले से ही आप ओवरवेट हो, तो आपका टोटल प्रेगनेंसी का जो वेट गेन होगा वो 9 या 10 किलो ही होना चाहिए। ओके। तो अगर नॉर्मल वेट प्रेगनेंसी है तो 14 से 15 किलो अलाउड है। अगर अंडर वेट आपने प्रेगनेंसी प्लान करी है तो 20 किलो तक अलाउड है। ठीक है। पर अगर आप ओवरवेट हो तो 9 से 10 किलो ही आपका मैक्सिमम वेट गेन होना चाहिए। अच्छा। तो हम उनको बता देते हैं कि भाई आपका 9 से 10 किलो होगा, जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर में स्पीड अप होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देयर शुड बी नो वेट गेन, सेकेंड में देयर शुड बी लिटिल वेट गेन एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बचा हुआ जो वेट गेन है। तो वी टेल देम कि वेट गेन का ऐसा ऐसा ग्राफ रहने वाला है एंड वी गाइड देम अकॉर्डिंगली। ओके। आफ्टर दिस ऑल, अब ये जो जर्नी है वो चली आती है मेनोपॉज की तरफ एक वुमेन की लाइफ में। तो लेकिन आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में पेरी मेनोपॉज की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? सो पेरीमेनोपॉज के समय जो हम सिम्टम झेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भी उसी तरीके का केस है जैसे आप पीरियड्स के पहले आपको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बॉडी अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो पेरीमेनोपॉज भी आपका डिफ़िकल्ट होगा। और वहीं अगर आपकी बॉडी फिट है, प्रिपेयर्ड है, न्यूट्रिशनली साउंड है, तो आपको मेनोपॉज पता ही नहीं लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड्स पता ही नहीं लगते, पीरियड्स हो गए एंड देन दे या सो 4 days आर नॉर्मल, है ना, दे कैन डू एनीथिंग, एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, सो देयर फिटनेस लेवल इज गुड। तो प्रेगनेंसी के बाद ये पूरी जर्नी आ जाती है मेनोपॉज पे। तो मेनोपॉज पे जनरली जो विमेंस होती हैं उनको न्यूट्रिशन पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए और वो क्या क्या मिस्टेक्स करती हैं? तो मेनोपॉज आने के पहले अगेन आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो मेनोपॉज होता क्या है, मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन हार्मोन डिक्लाइन होने लगता है। ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है, वो मसल्स को आपकी बॉडी में इंटैक्ट रखता है, वो कैल्शियम को इंटैक्ट रखता है और वो आपके ब्यूटी हार्मोन भी है तो ब्यूटी को भी इंटैक्ट रखता है। Okay. तो जैसे ही ईस्ट्रोजन डिक्लाइन होने लगता है तो आपका कार्डियक हेल्थ अफेक्ट होता है, आपके बोन से डीमिनरलाइजेशन चालू हो जाता है, बोन में से कैल्शियम हटना शुरू हो जाता है और मसल्स भी डिक्लाइन होने लगते हैं। तो ये तैयारी आपको पहले से चालू कर देनी चाहिए कि मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस चालू कर दें, कैल्शियम रिच फूड आपको डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप उसे कम करने की तैयारी करें। तो अगर ये तैयारी आप नहीं करेंगे तो मेनोपॉज आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आपकी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर्ड है तो मेनोपॉज विल जस्ट लाइक अ ट्रांजिशनल फेज। ओके। मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद वेट गेन इतना कॉमन क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है। अगर आप सेम फूड कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर आपका वेट गेन होने लगेगा। सही बात। कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की इम्पॉर्टेंस जो है मेनोपॉज के बाद कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो कैल्शियम आपको माइंडफुली कॉन्शियसली ऐड करना चाहिए डाइट में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत आप सप्लीमेंट पे चले जाएं, आप नेचुरली भी अपनी डाइट को कैल्शियम रिच रख सकते हो। हैंडफुल ऑफ नट्स से आप दिन की शुरुआत करें, 1 बोल कर्ड ऐड कर लें आप अपने लंच में। डिनर मील पे आप सूप बना लें जिसमें आप मुनगा, पालक, बहुत सारी अच्छी वेजिटेबल्स को आप या तो आप स्टर फ्राई कर लें, सॉटे कर लें, आप उसका सूप बना के ले लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए, तो उसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो कैल्शियम को ध्यान दें। ईस्ट्रोजन, फाइटोएस्ट्रोजन वाले फूड को भी आप इंक्लूड करें। फाइटोएस्ट्रोजन यानी प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो एस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि मेथी है, सोया है, अगर आप इसको डाइट में ऐड करते हैं तो आपको हॉट फ्लैशेस और प्रॉब्लम्स कम होंगी क्योंकि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में नेचुरली भी जाने लगेगा। प्रोटीन को भी आप ऐड कर लें, तो इस तरह से आप अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं। अगर आज के विमेंस को आपको कोई 5 न्यूट्रिशन के गोल्डन रूल्स देने हो तो आप क्या देना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट है खुश रहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते नहीं, आप पूरे घर के पावर हाउस हैं।
एक फीमेल की हंसी पे पूरे घर का माहौल जो होता है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो होती है वो डिपेंड करती है। तो आपका खुश रहना ज़रूरी है। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आप न्यूट्रिशन लिटरेट बनिए, क्योंकि आप जैसा मेनू प्लान करते हो वो आपके पूरे घर के हेल्थ को डिसाइड करता है। अगर आपकी न्यूट्रिशन की नॉलेज अच्छी नहीं है तो आपके पूरे घर के मेंबर्स उससे सफ़र करेंगे, बिकॉज आप जो मेनू प्लान करेंगे वही आपका बच्चा, वही आपके हस्बैंड, वही आपके इन लॉज फॉलो करेंगे। तो न्यूट्रिशन लिटरेट बनिए। नंबर 3 ये है कि डाइट में आप जो भी चीज़ें कॉल करते हो, यानी कि शॉपिंग वाइसली करिए। अगर आपने जाकर सुपरमार्केट से बहुत सारा मेयोनीज़ पैकेज्ड फूड खरीद के लाए हैं तो कभी ना कभी वो आपकी डाइट में भी शामिल हो जाएगी। तो जो शॉपिंग आप करते हैं वो वाइसली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स में, तो वो आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को हेल्दी बनाएगा। तो वाइसली शॉपिंग करना इंपॉर्टेंट है। चौथा टिप मैं ये दूंगी कि रोज़ एक्सरसाइज करिए। बहुत सारी फीमेल्स बोलती है कि नहीं मैं तो डेली बहुत चलती हूँ, मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, लेकिन ये आपकी एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। एक मी टाइम ज़रूर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी को दीजिए जो आपको रिलैक्स भी करेगा, आपको डी स्ट्रेस भी करेगा और आपकी बॉडी को भी फिट रखेगा। पांचवा, किसी भी लोगों को हेल्प करने के पहले आप अपना केयर ज़रूर करें। यानी कि अगर आप वेजिटेबल जूस बना रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, आप उसको अपने लिए भी रखिए। और आप ये मत सोचिए कि घर में जो कुछ बचा खुचा है वो मुझे ही खाना ज़रूरी है। अपनी केयर करिए, अपने वेट को ठीक रखिए, अपनी हॉबी को फॉलो करिए और अपने आप को फिट, फाइन, ब्यूटीफुल रखना उसी तरह है जैसे घर का इंजन अगर अच्छा है तो पूरी गाड़ी अच्छी चलेगी। ठीक उसी तरह घर की अगर फीमेल हैप्पी है, हेल्दी है, तो पूरी फैमिली को हैप्पी और हेल्दी रख सकती है। बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं अपने उस सेगमेंट में आना चाहूँगी जहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेट वर्सेस डॉक्टर की। उसमें हम आपको एक क्लेम देंगे या फिर जो एक मिथ है जो इंटरनेट में चला आ रहा है, एंड हम एक डाइटिशियन पर्सपेक्टिव से जानना चाहेंगे कि सही है या गलत है। तो द फर्स्ट इज यू शुड नॉट ईट कर्ड, कोल्ड वाटर और आइसक्रीम पीरियड्स के दौरान। ये बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स इंक्रीज करते हैं। मिथ कर्ड लेना चाहिए। कोल्ड वाटर हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। ऑल्टर टेम्परेचर आप मटकी का पानी पीजिए, हम ये रिकमेंड करते हैं। ईटिंग जैगरी यानी कि गुड़ बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है और पीरियड्स में जो वीकनेस होती है उसको क्योर करता है। मिथ, क्योंकि ईटिंग जैगरी टू मच विल अगेन कॉज हीट इन द बॉडी और आपको अननेसेसरी शुगर लोडिंग भी करेगा। डाइट कोक्स या जो शुगर फ्री बेवरेजेस होते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल अनहेल्दी। उससे बेटर है कि आप पोर्शन कंट्रोल में नॉर्मल ड्रिंक्स पी लें। क्या पैकेज्ड हेल्दी स्नैक्स वाकई हेल्दी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि उनमें हिडन सोर्सेज ऑफ केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, कभी कभी एक्सेस सॉल्ट, कभी कभी एक्सेस शुगर मौजूद होते हैं। PCOS कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड विदाउट मेडिसिन? 100%। PCOD कैन टोटली बी रिवर्स्ड just with weight loss and good lifestyle and diet change. इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बेस्ट तरीका है हर विमेन के लिए PCOS से ओवरकम करने का? वन ऑफ द तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है एंड आई थिंक शुड अंडरटेक, एवरीवन शुड अंडरटेक विथ PCOS. Pregnant women should eat for two? No, it's a myth. Pregnant women should only eat for herself and to nourish her baby. Saffron milk during pregnancy makes the baby fair skin? No, not at all. Your happiness will make baby look very pretty and fair. प्रेगनेंसी के दौरान पपाया और पाइनएप्पल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? मिथ है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप पाइनएप्पल और पपाया दोनों खा सकते हो। कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है इनसे? इससे काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पेट भी साफ होता है, लैक्सेटिव इफेक्ट भी होता है। तो डेफिनेटली आपको विटामिन ए के लिए भी पाइनएप्पल और पपाया खाना चाहिए। नारियल पानी पीने से प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जो है वो अच्छा होता है और बेबी की हेल्थ अच्छी होती है? नहीं, मिथ है। बट नारियल पानी आपको अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देता है। आप उसे यूं ही अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में शामिल रख सकते हैं। इनफैक्ट आप नारियल अगर खाएं तो उससे हेल्दी फैट भी मिलेगा। वेट गेन जो होता है मेनोपॉज के दौरान वो अनअवॉइडेबल है नो मैटर व्हाट? नो, इट इज़ टोटली अवॉइडेबल। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आप ध्यान रखें और अपनी डाइट में नेसेसरी बदलाव करें तो आप अपने वेट गेन से बच सकते हैं। बहुत सारे मिथ मेरे भी ब्रेक हो रहे हैं। आफ्टर मेनोपॉज वुमेन्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पहले से ज़्यादा। बिल्कुल, मेनोपॉज के बाद आपको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन इन सभी चीज़ों की नीड बढ़ जाती है,
तो उस अकॉर्डिंग आप अपने डाइट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नो नीड टू गो फॉर सप्लीमेंट। और क्या ऐसा है कि उनको भर भर के घी खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं, ना तो प्रेगनेंसी में ना तो लैक्टेशन में कभी भी हमें भर भर के घी तो नहीं खाना चाहिए, ऑलरेडी हमारी डाइट काफ़ी एनरिच्ड होती है। तो नाउ वी कम्स टू द टेक इट एंड ट्रैश इट सेक्शन। कोई भी एक चीज़ का नाम, उसको आप एज अ डाइटिशियन किसी भी एक पेशेंट को रिकमेंड जब करती हैं तो टेक इट और ट्रैश इट। ओके, फर्स्ट इज घी। टेक इट। डार्क चॉकलेट। टेक इट इन रिड्यूस्ड क्वांटिटी। डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट कौन सी अच्छी? डार्क चॉकलेट। रीज़न? डार्क चॉकलेट में आपका जो ककाओ है उसकी मात्रा ज़्यादा है और वाइट चॉकलेट में शुगर की मात्रा ज़्यादा है। ओके। डाइट कोक और ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स दोनों में से? ट्रैश इट। प्रोटीन पाउडर फॉर विमेन। टेक इट। सोया। टेक इट। इंटरमिटेंट फास्टिंग। टेक इट। मल्टीविटामिन्स। टेक इट। डेजर्ट्स आफ्टर डिनर। ट्रैश इट। मिलेट्स। टेक इट। इन एवरी केस? In every case, but of course with portion control, not liberally. Okay. And omega-3 supplements. Take it. Okay. So टेक इट, ट्रैश इट, इंटरनेट वर्सेस डॉक्टर, और इतने माइंडफुल सेशन के साथ ये थी हमारे साथ शिल्पी गोयल जी, जिन्होंने प्यूबर्टी, एडल्टहुड, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी शिल्पी जी से, तब तक बने रहिए IBC 24 के साथ।